जगह पुलिस स्टेशन, दलेल नगर, उत्तर प्रदेश। काल्पनिक जगह। एक हवलदार बाहर से पान खाता अंदर आया तो अंदर आकर सामने पड़े बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगा। दोपहर का समय था। तभी इंस्पेक्टर राजन मिश्रा आए तो थाने का हाल देखकर चकरा गए। कोई हवलदार पान खा रहा था तो कोई बीड़ी फूंक रहा था। एक तो टेबल पर बैठकर हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था। सब इंस्पेक्टर रतन सिंह भी अपनी जगह बैठे सो रहे थे और जो कैदी थे तो अंदर बैठे ताश खेल रहे थे। राजन जोर से, क्या हो रहा है ये सब? क्या हाल बना दिया है थाने का 3 ही दिन में? सब हड़बड़ा गए। रतन सिंह ने उठकर राजन को सैल्यूट किया तो राजन ने सर हिला दिया। सब उसे देख हैरान थे क्योंकि वो पिछले 3 दिन से कप्तान साहब यानी एसपी के साथ मिशन पर निकला था। राजन सबको घूरकर, जल्दी से सब कुछ सही करो, अपनी यूनिफॉर्म भी, कप्तान साहब आ रहे हैं। बबलू को पकड़ लिया है 3 दिन में ही उन्होंने। ये सुन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक हवलदार दूसरे से, काहे आ रहे हैं? हमका तो लागत था कि 2-4 दिन के बाद ही आवेंगे, या वो भी नहीं। बबलू हाथ नहीं लगने वाला था कप्तान साहब के। फिर कैसन हाथ आएगा वह? दूसरा हवलदार अपनी कमीज पैंट के अंदर करते हुए, अरे काहे ना पकड़ा जाता? कप्तान ने भी तो कसम ही खा ली थी उसे दबोचने की। जब से वो 3 लड़कियों का बलात्कार किया था। अब तोहार को पता तो है, जब से 7 महीने पहले वो यहाँ आए हैं तब से यहाँ से सब गुंडा लोगन का जीना हराम किए हैं। पहला हवलदार अपनी वर्दी देखते हुए, वो बात तो है, वो है ये फिल्मों में जैसे उनका नाम है वो सिंघम, वैसे ही है, भौकाल ही है कप्तान साहब तो। सब इंस्पेक्टर सब बातें सुनते सुनते अपने टेबल सही कर रहे थे और बड़बड़ा रहा था। रतन सिंह जो करीब 30 की उम्र का था बोला, जब यहाँ नहीं थे तो जिंदगी में सुकून था, इन 3 दिनों में अब फिर से भौकाल ही आ जाएगा। 7 महीनों से रिश्वत तक नहीं ली है, बीबी घर में जाते ही चढ़ जाती है। अब उसे कहा बताएं, यहाँ तो सबको जबरदस्ती शरीफ बनना पड़ता है। राजन सबको देख रहा था और सुन भी रहा था। राजन करीब 27-28 साल का हैंडसम सा इंस्पेक्टर था और बहुत ईमानदार भी। तभी बाहर पुलिस जीप आकर रुकी और उसके पीछे ही एक आदमी को बांध रखा था। वो उसे देखकर लगता था कि वो भागते भागते यहाँ तक आया है। सभी थाने से बाहर आकर देखने लगे। राजन भी बाहर आ गया और ये देखकर मुस्कुरा दिया। तभी जीप से कप्तान साहब बाहर निकले। करीब 5 फुट 7 इंच का कद, चेहरे पर अलग सी चमक, वर्दी के ऊपर काली लेदर की जैकेट। उन्होंने उस आदमी को जीप से अलग किया, फिर उसको कॉलर से पकड़कर अंदर ले आए। सब उस गुंडे की हालत देख हैरान थे क्योंकि उसके लिंग ऊपर तक थे। कप्तान साहब ने उसे नीचे पटका, फिर उसके सामने कुर्सी पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगे। सब मुंह खोले देख रहे थे। राजन ने अपना सर पकड़ा और बोला, अब चालू हो गया इनकी फिल्मी भूत। कप्तान साहब ने बबलू को देखा जो अब जमीन पर आराम से बैठकर उन्हें ताड़ रहा था ऊपर से नीचे तक, तो एक कंटाप लगाया उसे, फिर बोले, काहे इतना घूर के देख रहे थे बे? कोनो पुलिस वाली नहीं देखी अब तक? वो गाल चलाते बोला, देखी तो बहुत है पर तुम जैसा नहीं, एकदम लल्लन टाप माल हो तुम लोग। वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगा तो सबने अपना सर पीट लिया। रतन सिंह राजन से, ये बुड़बक को अभी तक ना ही पता लगा कि कप्तान साहब क्या चीज है, जिसे ये पटाखा समझ रहा है वो। राजन बीच में कप्तान साहब को देखा, वो तो परमाणु बम है। रतन सिंह, सही पकड़े हैं। कप्तान साहब ने सर पर हाथ मारा और अजय देवगन जैसी बोली, आता माझी सटक ली, और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया कि वो दूर जा गिरा। कप्तान साहब उसे देखकर बोले, अभी चूजे, अंबिका नाम है हमरा का, अंबिका चौहान। राजपूत खून है तो गरम जल्दी हो जाते हैं, तो आगे से जबान में ताला लगा लेना, नहीं तो जोनो एनकाउंटर हम तोहार कल करने वाले हैं, यहाँ आज अभी के अभी कर देंगे। फिर बोलते रहना ऊपर जाकर, साला चूजा कहेगा। वो अंदर अपने केबिन में चली गई और बबलू को हवालात में डाल दिया गया। तो ये थी हमारी कप्तान साहब अंबिका चौहान, जैसा नाम वैसा काम। आईपीएस अंबिका चौहान पिछले 3 साल से ड्यूटी कर रही हैं। उम्र लगभग 26 के करीब। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया था, वो भी ऑल इंडिया रैंक
95 पर उसे खुशी नहीं थी क्योंकि किसी को हराना था, पर उसका रैंक हमारी कप्तान से आगे निकला तो उसका गुस्सा दिल में लिए और गुस्से वाली बन गई। इन 3 सालों में ना जाने कितने ही तबादले हो चुके हैं इनकी ईमानदारी और दबंगई के चलते, पर जहाँ जाती हैं क्राइम रेट बहुत ही कम कर देती हैं। हाँ, फिल्मी जरूर है। तो आगे चलते हैं जहाँ कप्तान साहब एक मेल पढ़कर परेशान सी लग रही थी, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी और राजन को बुलाए। अंबिका राजन को देखकर, ओ चूजे का भाई, किसी विधायक के साथ काम करता है का? राजन, जी कप्तान साहब, वो यहाँ के विधायक का खास आदमी है। अंबिका कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई, तो उस चूजे के भाई तक ये खबर पहुंचाओ कि कल हम इसे कोर्ट ले जा रहे हैं और सबूत भी है हमारे पास, बस। राजन, पर ये खतरनाक नहीं हो सकता? अंबिका पीछे कुर्सी से लगती हुई, अरे कोनो खतरा नहीं है, तुम बिंदास रहो, जाओ ये सब उस तक पहुंचाओ। राजन सर हिलाकर चला गया और अंबिका फिर से मेल पढ़ने लगी। अगले दिन उस बबलू को कोर्ट की पेशी के लिए लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में हमला हो गया। अंबिका ये देख मुस्कुराहट के साथ आराम से आंखें बंद करके बैठ गई। बबलू पिछली गाड़ी में था जिसमें कैदी को ले जाते हैं और अंबिका अगली जीप में। अंबिका ने राजन को भी रुकने को कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान साहब कर क्या रही हैं। जब बबलू जैसे ही कुछ आदमियों के साथ भागने लगा तो अंबिका ने एकदम से उसके पैर में गोली चला दी और बाकियों को भी गुंडों पर गोली चलाने का आदेश दिया। राजन समझ गया कि एनकाउंटर का नया तरीका निकाला है कप्तान साहब ने, तो वो मुस्कुरा दिए। अंबिका और उसकी टीम ने सबको मार गिराया पर बबलू को नहीं। उसके पास आई और बोली, पता नहीं जाने तुझे जैसे 2 कौड़ी की चूची ने कितनी ही मासूम लड़कियों का जिंदगी खराब किया होगा। अरे नर्क में भी जगह ना मिले तुम्हें तो। फिर उसे भागने के लिए कहा तो मना कर रहा था, तो अंबिका ने जबरदस्ती उसे भगाया, फिर उसे गोलियों से भून दिया। अंबिका अपनी टीम के पास आई और बोली, तो किसको प्रसाद चाहिए? किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले तो राजन आगे आ गया। उसे देख अंबिका मुस्कुराती बोली, तुम्हारी जरूरत है काम पर अभी। फिर कुछ सोच कर बोली, हम ही इस बार ले लेते हैं। राजन, मेरे कंधे के पास गोली चलाओ, जो मुझे बस छू कर ही निकल जाए। राजन नाम में सर हिलाते हुए, मुझसे ना होगा। अंबिका ने रतन को कहा तो उसने एक गुंडे की गन उठा गोली वैसे ही चलाई जैसे अंबिका ने कहा था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया था बबलू के एनकाउंटर से। आम जनता अंबिका को बस दुआएं ही दे रही थी और मीडिया में ये खबर थी कि बबलू को उसकी गैंग के लोग छुड़वाने आए, तो उसी में उसका एनकाउंटर हो गया और बाकी गुंडों की लाश से इस बात का सबूत भी थी कि कोई कार्रवाई भी नहीं बनती थी। ऊपर से एसपी पर गोली चलाई थी बबलू ने भागते हुए, तो किसी विधायक की भी नहीं चली। ये केस ऐसे ही खत्म हो गया और कप्तान साहब तो हॉस्पिटल तक ही नहीं रुकी, पट्टी करवाकर ड्यूटी पर। अगले दिन अंबिका थाने पहुंची और सबके लिए खुद खाना बनाकर लाई थी। ये बात थी कि वो खाना बहुत लाजवाब बनाती थी, जो भी खाता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। सबने खाना खाया और तारीफ भी की। अंबिका वहीं टेबल पर बैठती हुई, तो ये सब इसलिए वो कहा है कि हमरा हो गया ट्रांसफर, कल ही मेल आया है तो हम जा रहे हैं दिल्ली। कल ही बता देते, पर केस भी खत्म करना था, तो ये सब तुम लोगों को हमने जाने की खुशी में दावत दी थी, तो जाने का जश्न मनाओ तुम सब। अब फिर से रिश्वत ले सकोगे, गरीबों की कोनो बात नहीं सुनोगे और अमीरों के तलवे चाटोगे, तो खुश हो जाओ। अब ये सब कर सकोगे राजन मिश्रा को छोड़कर। सब लोगों ने सर झुका लिया तो अंबिका बोली, अरे क्या बात है, शर्मा कह रहे हो? हमको पता है सबका कौन क्या करता है, कितने पानी में है, पर अब तो हम जा रहे हैं, तो अपना पाप करने को कोटा कर दो शुरू। कब से बंद पड़ा होगा? सबकी बीवियां घर में गाली निकालती होंगी कि पहले तो इतनी कमाई थी अब नहीं है, काहे? पर ये पता है तुम्हारी बीवियों को कि अब इज्जत से कमा रहे हैं, लोगों को भरोसा कमाया है, कई जिंदगी बचाया है। यहाँ अब लोग गाली नहीं दुआएं देकर जाते हैं। सब चुप थे। जो कैदी अंदर थे वो भी अंबिका को ही सुन रहे थे। राजन मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अंबिका अपना डंडा पकड़े बोली, ये डंडे से अब कोनो आम आदमी बेकसूर लोग नहीं डरता, अब जो बुरे काम करता है वो डरता है। अच्छा, एक और बात बताओ, इन 7 महीनों में आप सबको रोज रात को नींद कैसे आती थी, बिना किसी की गाली या बददुआ सुने? किसी का बुरा किए बिना कैसे लगता है?
का तुम लोगन के दिलों में शांति नहीं होती? ऐसे नहीं लगता कि दिल को ठंडक मिली को किसी के चेहरे की मुस्कान लौटाकर? अगर ऐसा लगा है तो हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं कि आम जनता को कम तक करना हमारे जाने के बाद। इतना बोल अंबिका ने सबके सामने हाथ जोड़े, फिर अपने केबिन में जाकर सामान लिया अपना, और जैसे ही बाहर आई सबने साथ में उसे सैल्यूट किया और वादा किया कि वो ऐसे ही रहेंगे। राजन अंदर से उदास था अंबिका के जाने पर। सबसे अलविदा ले अंबिका चल पड़ी थी दिल्ली अपने नए केस के लिए, जिसे वो नहीं लेना चाहती थी। और दिल्ली तो वो जाना ही नहीं चाहती थी। अंबिका का घर परिवार सब दिल्ली में ही था, तभी तो वहां से दूर ही रहती थी। दिल्ली, भारत पुलिस कमिश्नर का ऑफिस। अंबिका को सीधे वहीं रिपोर्ट करने को कहा था, तो वो घर ना जाकर सीधा वहीं चली आई। अंदर से परमिशन मिलने पर वो अंदर गई तो सामने पुलिस कमिश्नर बैठे थे और उनके सामने कोई सिविल कपड़ों में ही बैठा था। अंबिका ने उन्हें सैल्यूट किया और बोली, सर, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। कमिश्नर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर तुम्हें जो केस हैंडल करना है वही बात हो रही है और तुम्हें इनके साथ काम करना है। उस शख्स ने खड़े होकर पीछे अंबिका की ओर अपना चेहरा किया तो अंबिका हैरानी और गुस्से से भर उठी। वो भी गुस्से में आ गया। कमिश्नर, अंबिका ये है। अंबिका बीच में ही, आईपीएस देवांश शर्मा। कमिश्नर, ओह हाँ, तुम दोनों एक ही बैच के थे ना? दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। कमिश्नर की आवाज़ सुन दोनों बैठ गए। कमिश्नर, ये एक सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम दोनों को चूज किया गया है। तुम दोनों ने ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये केस तुम दोनों के कैरियर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है और देश के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तुम तो जानते ही हो कि 15 अगस्त आने वाली है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ दिल्ली में अटैक का प्लान है और कुछ लोग यहाँ आए हैं। तुम दोनों का काम ये है कि बिना किसी को पता लगे ही उन अटैकर को मारना है ताकि पब्लिक में शांति बनी रहे। पहले ही कोरोना की वजह से सब लोग डर में जी रहे हैं, तो और डर नहीं होना चाहिए आम जनता को। तुम लोगों के पास ये 7 दिन ही है और सारी इन्फो तुम दोनों तक पहुंच जाएगी कल सुबह तक। कल तुम दोनों को साथ में पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करना है, तो तुम दोनों रेडी हो देश को इस खतरे से बचाने के लिए? दोनों एक साथ, जी सर। कमिश्नर, गुड। तो अपनी टीम में तुम दोनों अपनी पसंद का एक एक पर्सन अपने अंडर रख सकते हो, तो ऑल द बेस्ट। दोनों कमिश्नर को सैल्यूट किया और एक दूसरे को घूरते हुए बाहर आए। वहां पर ऑफिस के बाहर जितनी भी लड़कियां थी वो देवांश को ताड़ रही थी। वो हाई ऐसा था, फिट एंड फाइन बॉडी, 6 फुट 2 इंच का कद, हल्का गेहुआ रंग और घुंघराले बाल, चेहरे पर अलग सा रोब और हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा होती थी, पर आज नहीं थी। और अंबिका ने भी एक नज़र उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर बड़बड़ाई, सारा दिन बॉडी ही बनाता है क्या ये चंपू, या काम भी करता है? देवांश ने सुन लिया था तो अंबिका को उसको घूरा। अंबिका ने उसे देख मुंह बनाया, फिर जल्दी से वहां से निकल गई। देवांश उसे जाते देखते बोला, ये अब तक वैसी ही है, नकचड़ी चुहिया कहीं की। हे भगवान, इसके साथ मैं कैसे काम करूंगा? ऊपर से घर वालों को पता चला तो मैं तो जान से ही गया। वैसे उसके यहाँ भी तो यही हाल होगा, मैं क्यों अकेला टेंशन लूं? देवांश भी घर के लिए निकल गया। उसने घर के सामने अपनी बुलेट खड़ी ही की थी कि पीछे से दूसरे बुलेट की आवाज आई। देवांश ने देखा तो अंबिका आ रही थी। देवांश ने उसे पूरे टसन में बाइक चलाता देख एक आईब्रो उठाकर देखा, फिर अंदर चला गया। अंबिका ने भी घर के सामने बुलेट खड़ा किया और अंदर चली गई। दोनों के घर एक ही कॉलोनी में एक दूसरे के आमने सामने थे। अंबिका ने धड़ाम से घर का मेन गेट खोला और अंदर आ गई। गार्डन से होकर घर के अंदर आई तो सामने देख मुस्कुरा दी और जोर से बोली, का बात है बे, हमरा भाई तो खुद ही पढ़ाई कर रहा है बे, देख के चैन मिला। उसकी आवाज सुन अंबिका का छोटा भाई अंबर, जो करीब 22 साल का है, वो अपनी किताब छोड़ उसकी ओर खुशी से भागा और गले लग गया। तभी अंबिका की माँ कविता जी भी रसोई घर से बाहर आई और उसे देखकर जल्दी से उसकी ओर चल पड़ी। अंबर से मिलकर अंबिका अपनी माँ की ओर बढ़ी थी कि पीछे से एक रौबदार आवाज आई, तो वक्त मिल गया आपको अपने घर आने का और घर वालों से मिलने का। अंबिका ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसकी माँ कुछ ही दूरी पर खड़ी रह गई और अंबर भी एकदम से घबरा गया और वापिस अपनी किताब पकड़कर बैठ गई। अंबिका मन में, ये कहा, वक्त से पहले ही गब्बर सिंह यहाँ आ गए, अभी तो 5 बजने में भी टाइम है। अंबिका ने आंखें खोली, फिर मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर गई और आराम से प्यार से गले मिली। फिर पीछे घूमकर दरवाजे के पास आई जहां उसके पापा खड़े थे।
हाथ में ऑफिस का बैग और टिफिन लेकर। अंबिका ने झुककर उनके पैर छुए, फिर बैग और टिफिन खुद पकड़ लिया और गले लग गई। जतिन जी ने उसे सर पर हल्का सा हाथ रखा। उनके चेहरे पर कुछ ही सेकंड के लिए नरमी आई और फिर अलग होते ही वही गुस्से वाला चेहरा बना लिया। जतिन जी अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए, बताया भी नहीं आपने, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हमने वो एनकाउंटर के बारे में सुना और टीवी पर देखा भी। कोई परेशानी तो नहीं आई? कल ही ये सब हुआ है और आज आप यहाँ? अंबिका भी उनके सामने बैठ गई और बोली, वो कहा है ना पापा की। जतिन जी बीच में ही, आप यूपी में नहीं अपने घर पर हैं तो सही से बोलिए। अंबर को हंसी आ गई तो जतिन जी के पीछे से बिना आवाज निकाले हंसने लगा। अंबिका ने उसे घूरा, फिर बोली, वो क्या है ना पापा, हमारा ट्रांसफर यहीं हुआ है अब, और ऑफिशियल काम है, पेपर वर्क ही है, फील्ड में नहीं है कुछ दिनों के लिए। तो जतिन जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोले, वैसे सुना था कि आपको गोली भी लगी है। अंबिका कुछ बोलती, पर तब तक उसकी माँ हल्दी तेल गरम कर ले आई और साथ में हल्दी वाला दूध दी। अंबिका फ्रेश होने के बहाने अपने कमरे में भाग गई, जिसे देख जतिन जी के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी अपने कमरे में चले गए। देवांश का घर। जैसे ही वो घर आता तो सब परिवार वालों ने उसे घेर लिया। उसकी माँ सत्ता जी, छोटी बहन गरिमा, पापा रंजीत शर्मा अभी ऑफिस में थे शायद, और उसकी बुआ चंचल ने, वो भी पूरे 1 साल बाद घर आया था, तो सब लोग उसे घेरे हुए थे। देवांश ने सबने थोड़ी बातचीत की, फिर उसके पापा भी आ गए। देवांश ने उनके पैर छुए, फिर गले लग गया। रंजीत जी बैठते हुए, कब आए साहबजादे? देवांश उनके पास बैठते हुए आराम से, अभी आया हूँ डैड। आप कैसे हैं? और मैंने कहा था ना कि अब रेस्ट करा करो, आप ये जॉब छोड़ दो अब आप। रंजीत जी मुस्कुराहट के साथ देवांश के सर पर हाथ रखकर, 2 महीने बाद वैसे भी रिटायरमेंट है, फिर आराम ही आराम है। तुम ये बताओ कि कितने दिनों के लिए आए हो? देवांश सोचकर, डैड अब यही हूँ कुछ वक्त तक, कुछ केस के रिलेटेड है तो अब यहीं से हैंडल करूँगा। रंजीत जी ने पानी पिया, फिर देवांश को आराम करने को कहा तो देवांश अपने रूम में आ गया। जैसे ही अपने कमरे में आया, देख के खुश हो गया। सब वैसे के वैसा था, उसका गिटार, उसके कमरे से धोनी और यूवी पाजी का बड़ा सा पोस्टर वर्ल्ड कप का, उसकी किताबें, हर चीज को वो छू कर देख रहा था। पिछले 1 साल से वो इतना काम में उलझा हुआ था कि चाह कर भी घर नहीं आया। देवांश ने अपने कपड़े बदले, तभी उसकी बहन गरिमा कॉफी लेकर आ गई। गरिमा कॉफी देते हुए, मिस यू भाई, बहुत याद आती थी आपकी, मैं तो अकेली ही हो गई थी। देवांश ने सामने रूम की खिड़की खोली और बोला, क्यों, बुआ तो साथ ही होती थी ना? गरिमा उसे घूरती हुई, वही तो, बुआ का आपको पता है ना, जब बोलना शुरू हो जाए तो बस सुनते ही रहो, और मुझ अकेली को झेलना पड़ता था सर। देवांश बाहर आसपास देखती हुई, ये सब तैयारी क्या हो रही है? गरिमा भी बाहर देखती हुई, वो आज पूरी कॉलोनी वाले जागरण करवा रहे हैं, बस वही सब है। याद नहीं, साल में एक बार करवाते ही है। देवांश कॉफी सिप लेते हुए, हाँ याद है, याद है। गरिमा बाहर जाते हुए, भाई मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, कल टेस्ट है और कुछ ही देर में शोर होने लगेगा। गरिमा चली गई और देवांश अपनी खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया। कितना मिस कर रहा था वो ये सब। तभी सामने वाले घर में, उसके सामने के रूम में लाइट चली और धड़ाम से खिड़की भी खुली। पिछले 3 सालों में पहली बार उसने अंबिका के रूम की खिड़की खुली देखी थी। सामने अंबिका थी, अभी यूनिफॉर्म में ही थी, बस जैकेट उतार दी थी। खिड़की से बाहर आसपास देखकर उसने गहरी सांस ली। तभी हल्की सी बाहर बारिश होने लगी। एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। अंबिका ने स्माइल करते हुए आंखें बंद की और खिड़की से चेहरा हल्के से बाहर निकाल लिया। वो बहुत ही सुकून में लग रही थी। देवांश एकटक उसे देख रहा था और हाथ में पकड़ी कॉफी ठंडी हो रही थी। देवांश ने अपने रूम की लाइट बंद कर दी और कॉफी साइड में रख अंबिका को खिड़की से टिक कर देखने लगा, जो अब हल्के हल्के बारिश में भीग रही थी। देवांश मन में, अब भी वैसी ही है जैसी ही पहले थी, पहले भी बारिश में यही करती थी, पर है पूरी नक चढ़ी। अब भी मुझे चंपू ही कहा, और आज तक मुझे इसके गुस्से की, इसकी नफरत की वजह नहीं पता चली, न घर वालों की, चलो बड़ों का मान भी लिया, पर इसे बचपन से ही मुझसे प्रॉब्लम रही है। और जो जो इसने मेरे साथ किया, इससे ज्यादा मुझे गुस्सा और नफरत होने चाहिए। गुस्सा तो हूं ही मैं, पर नफरत नहीं कर पाया इससे, पता नहीं क्यों। देवांश अंबिका के देखते रहा
जो अब भी चेहरा बाहर के गीली हो रही थी। तभी अंबिका की माँ की आवाज आई तो जल्दी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चली गई। देवांश वहीं खड़ा रहा और साथ काम करने के बारे में सोचता रहा। देवांश, साथ कैसे काम करेंगे, बट देश के लिए करना होगा और जहां तक हो सके मैं लड़ने से परहेज करूंगा। तब तक अंबिका फिर से कपड़े बदलकर खिड़की पर आ गई थी और अंबर भी साथ में था, जो उसके जख्म पर माँ के कहने पर हल्दी तेल लगाने आया था। माँ सबके लिए पकौड़े बनाने लगी थी। अंबिका ने सफेद स्लीवलेस टॉप पहना था और साथ में नेवी ब्लू कैप थी। बालों का जूड़ा किया था। वो कभी भी अपने बाल नहीं खोलती थी, या तो पोनी या जूड़ा बस, पर कभी खुले नहीं छोड़े। देवांश अपने कमरे में हल्की सी बाहर की रोशनी में खड़ा था और उसे ध्यान से देख रहा था। अंबिका अंबर को गुस्से से, यार अंबर, रहने दो ना, हमसे ना होगा, बहुत जलन होती है यार, और ये हल्दी वाला दूध भी बहुत ही कड़वा होता है यार। अंबर प्यार से, दी, मम्मा ने कहा है, प्लीज आप जब ये सब कर लोगी ना तो उनकी आपको लेकर फिक्र कम हो जाएगी। आपको पता है वो कल से ही बहुत परेशान थी। आपको कितने बार कॉल भी किया, बट आपने जवाब ही नहीं दिया। अब भी आपके लिए इस बारिश के मौसम में पकौड़े बनाने लग गई और मुझे ये ड्यूटी दी है, प्लीज दी। अंबर ने अंबिका को प्यार से देखा तो अंबिका ने सर हिला दिया और पट्टी खोलने लगी। उसके कंधे के पास बाजू में गोली छू कर निकल गई थी। बस घाव रह गया था तो अंबर ध्यान से उस पर हल्दी तेल लगाने लगा। फिर उसे अंबर ने किसी तरह दूध भी पिलाया। बहुत मुंह बना रही थी वो। देवांश सब देख रहा था। दोनों के घरों में बस एक छोटी गली का ही फासला था, तो एक दूसरे को बिल्कुल सही तरीके से देख सुन सकते थे। देवांश धीरे से, पागल है पूरी, एनकाउंटर किया तो किया पर खुद को ही। देवांश ने सर हिला दिया, फिर बेड पर जाकर लेट गया। अंबर भी अंबिका को दूध पिलाने के बाद चला गया तो अंबिका खिड़की से टिक कर खड़ी हो गई। तभी सामने देवांश के कमरे की खिड़की देखी, जो खुली थी, पर अंदर रूम में अंधेरा था। अंबिका गहरी सांस लेकर, इस चंपू के साथ काम कैसे करेंगे, वैसे भी इसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आ जाता है। काम पता नहीं कैसे करेंगे, पर करना तो होगा ही। बस घर वालों से चुप करिए, अगर पापा को पता चल गया तो हम तो गए। वैसे वो भी इसी परेशानी में होगा, आखिर उसकी भी तो सेम प्रॉब्लम है। तब तक कविता जी उसके लिए पकौड़े और चाय लेकर आ गई और साथ में बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी और उसका जख्म देखने लगी। अंबिका खाते भी, मम्मा बारिश हो रही है तो बाहर ये सब क्या तैयारी चल रही थी। कविता जी, वो जागरण है आज रात, जो हर साल होता है वो, और बारिश कम ही है, इतनी नहीं है। पंडाल लग चुका है, बस माता रानी सब कुछ सही से करवा दे। तुझे पता है तू बहुत ही शुभ मौके पर आई है, तेरे लिए कपड़े निकाल रही हूँ, रात को वही पहनेगी। अंबिका, पर मम्मा। कप्ता जी बीच में, इतने साल बाद आई है, हर इच्छा पूरी करूंगी मैं, चुप रह तू। पता है मेरा कितना मन करता था तेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाऊं, कपड़े निकालूं, पर तूने इन 3 सालों में मौका ही नहीं दिया। मुझे अपने पास बुला लेती थी पर घर नहीं आती थी। अंबिका कहते, ओके मम्मा, आप जैसा चाहो वैसा ही करो, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी मैं। कप्ता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर माथा चूमा और चली गई। अंबिका चाय लेकर खिड़की पर आ गई। बारिश रुक गई थी पर मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देवांश थोड़ी देर बाद उठा, फिर अपनी गिटार ली और खिड़की के पास लगे काउच पर बैठ गया और बजाने लगा। अंबिका ने गिटार की धुन सुनी तो सिर हिला दिया। अंबिका चाय का सिप लेते हुए, हो गया शुरू, बड़ा आया रॉक स्टार। पर अंबिका ने ना ही खिड़की बंद की और ना ही वहां से हटी। देवांश की गिटार की धुन आराम से सुनती रही। रात को उसे कप्ता जी के निकाले हुए कपड़े ही पहनने पड़े और सबके साथ वो जागरण के लिए चल पड़ी। जैसे ही बाहर निकले तो सामने देवांश और उसका परिवार भी निकल रहा था। सबने एक दूसरे को देखा, या यूं कहो कि पूरे गुस्से से नफरत से घूरा, फिर अपने अपने परिवार के साथ चल पड़े। सबसे ज्यादा गुस्सा नफरत जतिन जी और रंजीत जी के चेहरे पर थी। अंबिका सबसे पीछे चल रही थी अंबर के साथ। उसने आज डार्क ग्रीन स्लीवलेस लॉन्ग लेंथ कुर्ता पहना था और साथ में क्रीम कलर का प्लाजो, साथ में नेट का क्रीम कलर का दुपट्टा। बालों की ऊंची पौनी बनाई थी पर चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, ना ही कानों में कुछ। देवांश भी गरिमा के साथ पीछे चल रहा था। उसने कनखियों से अंबिका को देखा, जिसने अंबर के गले में बाह डाली और आराम से लड़कों की तरह चल रही थी। बिना वर्दी के भी उसका अलग ही रुतबा लगता था। गरिमा ने देवांश से कुछ कहा तो उससे बात करने लगा। अंबिका ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह बनाकर चल पड़ी। दोनों परिवार पंडाल में
गए और माता रानी के आगे माथा टेककर अलग अलग लाइन में बैठ गए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। देवांश की बुआ जी ने अंबिका को देखा तो धीरे से उससे बोली, देवपुत्र, तेरे बचपन का प्यार सामने बैठा है। देवांश चिढ़ गया और बोला, क्या बुआ, आपको पता है ना मुझे वो। बुआ हंसते हुए बीच में, बिल्कुल नहीं पसंद, जानती हूँ, पर सोनी है कुड़ी, जैसे भी है। देवांश ने मुंह बना लिया तो बुआ हल्के से हंसी। हमेशा से वो देवांश को छेड़ती थी और देवांश चिढ़ जाता था। गरिमा ने अंबर को देखा जो कब से उसे ही घूर रहा था, तो उनसे उसे मुक्का दिखाया तो अंबर ने जीभ निकाल उसे दिखा दी, फिर सामने देखने लगा। कॉलोनी की औरतें अंबिका को देखकर और उसकी चोट देखकर बोलने लगी आपस में। पहली औरत, अरे ये तो कविता की बेटी है ना, पूरी 3 साल बाद दिखी है, घर तो आती ही नहीं है। दूसरी, अरे पुलिस वाली है, खबर नहीं देखी कैसे मार धाड़ करती है। तीसरी, हाँ पर लड़कियों को शोभा नहीं देता है ऐसा काम, लड़कों को ही सही है। वो सविता का बेटा देवांश वो सही है, इस काम में लड़के ही सही है। पहली, हाँ ऊपर से रोज गुंडों से पाला पड़ता है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़की जात है। दूसरी, हाँ पर पता नहीं अपने आप को लड़कों के बराबर समझती है। तीसरी, चलो हमें क्या, जो मर्जी करे। ये सब दोनों परिवार ही सुन रहे थे। जतिन जी को गुस्सा आ गया पर कविता जी ने चुप रहने को कहा। रंजीत जी को भी बात गलत लगी पर उनकी अकड़ ने और गुस्से नफरत ने उन्हें रोक लिया। पर वो भी गरिमा को अंबिका जैसा बनते ही देखना चाहते हैं दिल से। अगर ये नफरत की दीवार ना होती तो शायद आज वो बोल पड़ते। उन्हें जतिन जी पर और गुस्सा आ रहा था कि वो चुप है। उधर कविता जी ने जतिन जी को तो रोक लिया था पर अंबिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अंबर ने उसे पकड़ रखा था। देवांश और गरिमा को भी वो बातें गलत लगी पर सविता जी मन से खुश थी अंबिका की बुराई सुनकर और चंचल बुआ किसी सोच में गुम थी। तभी माता रानी की भेंट शुरू हुई। ऐसा सबका ध्यान उस ओर चला गया। सुबह तड़के जब भोग पड़ा और आरती के बाद प्रसाद लेकर सब जाने लगे तो अंबिका ने माइक पकड़ लिया और बोली, ओए कॉलोनी वालों, माता रानी की पूजा तो कर ली पर अब इस कन्या की बात भी सुनकर जाओ, जिसे आप सब माता रानी का रूप कहते हैं, बस नवरात्रि में ही। बाद में किसी को याद ही नहीं रहता है कि ये वही लड़की है जिसकी हमने पूजा करी थी। उसी के पैरों तले रौंद देते हो या बर्बाद होते देखते रहते हो। सब हैरानी से अंबिका को देख रहे थे। अंबिका सबको देखकर हल्का सा हंसी, फिर बोली, ये जागरण, ये पूजा क्यों करी आप लोगों ने? माता रानी को अपनी भक्ति दिखाने के लिए? पर हम लड़कियां भी तो उन्हीं का रूप होती हैं। हर औरत के अंदर दुर्गा माँ और काली माँ होती है और हम तो ज़्यादा ही अलग हैं। हमारे अंदर तो माँ अंबिका ही होती है और बाकी सारी देवियाँ भी। वहाँ की सेक्रेटरी आया और उससे बोला, ये सब क्या है बेटा, क्या बात है? अंबिका आराम से, अंकल कुछ बात करनी है सबसे, तो प्लीज़। वो चुप हो गए तो अंबिका ने बोलना शुरू किया। अंबिका उन औरतों को देखकर, रात को कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां की मुझ पर, चलो मुझे छोड़ो, एक तरफ से सभी लड़कियों पर, और हैरानी की बात यह है कि वो भी औरतें ही थीं। आप सब बताओ मुझे, मैं एसपी अंबिका चौहान कुछ गलत कर रही हूँ कि आपकी इज्जत पर बात आए कि आपकी कॉलोनी की लड़की ये सही नहीं है? सब बोले, नहीं बेटा, हमें तो तुम पर गर्व है कि तुम हमारे मोहल्ले से हो, तुम तो लड़कियों के लिए आइडियल हो। अंबिका मुस्कुरा दी, फिर बोली, पर कुछ लोगों को तो लगता है कि ये काम लड़कियों का नहीं है, ये कर हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। और भी बहुत कुछ। आप सब में से कुछ ने सुना होगा रात को कि क्या बातें हो रही थी। हम कभी भी लोगों की या उनकी बातों की नहीं पड़ी, बट आप सोच बहुत गलत है। ये जो चोट लगी है ना, ये हमारे काम का हिस्सा है और हम तो चाहते हैं कि सब लड़कियों को हम जैसा होना चाहिए कि सब हमारे पास आने से डरें। आपको पता है, गुंडे हमारा नाम सुनकर कांपते हैं जहाँ जहाँ हमें ड्यूटी की है। ये हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि एक लड़की ये सब कर सकती है और लड़कों की बराबरी ही नहीं, उनसे आगे भी निकल रही हैं। तो प्लीज़ आगे से अगर ये बेतुकी बातें फिर से मेरे कान में पड़ी तो माँ कसम थाने ले जा करके वो सेवा करेंगी कि खुद सब बोलेंगी कि क्या लड़की है। लास्ट लाइन अंबिका ने इतना सीरियस कही कि उन औरतों को पसीना आ गया। अंबिका ने देवांश को देखा जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था और उसकी इसी मुस्कुराहट से वो बचपन से चिढ़ती थी। अंबिका फिर से बोली, तो अब
एसपी अंबिका और एसपी देवांश बराबर हैं या नहीं? अंबिका ने उन औरतों को देखा तो उन औरतों ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अंबिका ने हाथ जोड़े और माइक रख दी। उसके पापा जतिन जी उसकी ओर गर्व से देख रहे थे। सब लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान था। कप्ता जी और अंबर जी भी मुस्कुरा रहे थे। सब लोग अपने अपने घर चले गए। रंजीत जी भी घर आ गए सारे परिवार के साथ और सबको आराम करने का बोल दिया क्योंकि सुबह के 5 बजे ही थे। सब अपने कमरे में चले गए। रंजीत जी लेटे ही थे कि सप्ता जी जो साथ में थी बैठी थी बोली, उस लड़की को देखा आपने? कैसे बोलती है और अपने आप को हमारे बेटे के बराबर समझ रही है। हिम्मत कैसी हुई उसकी? रंजीत जी आंखें बंद के बोले, सो जाओ चुपचाप और ये सब बातें दोबारा मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। सप्ता जी मुंह बनाकर सो गई। रंजीत जी के मन में अलग ही कुछ चल रहा था। उधर जतिन जी कप्ता जी से, मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस रंजीत से भी ऊंचा हो गया मैं। भले ही उसका बेटा भी एसपी है पर मेरी बेटी एसपी है। कप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, बस हमें सिर हिलाकर लेट गई। ठीक 8 बजे जतिन जी और रंजीत जी अपने ऑफिस निकले और उसके बाद अंबर गरिमा कॉलेज। फिर अंबिका और देवांश अपनी अपनी बुलेट पर निकले। हर कोई एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ निकला। जहां अंबर और देवांश कुछ शांत रहे वहीं गरिमा ने अंबर को इतने गुस्से से घूरा कि उसे कच्चा ही खा जाएगी। वहीं अंबिका देवांश की वही हल्की स्माइल देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे बहुत ज्यादा चिढ़ थी उसकी इस स्माइल से। दोनों कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां से केस से रिलेटेड सारे एविडेंस लेकर जो उन्हें स्पेशल सेल दिया गया वहां चले गए। दोनों ने ही अपने अंडर एक एक काम करने वाले बंदे को रात को ही कॉल कर बुला लिया था और सुबह रिपोर्टिंग करने को कहा था। दोनों ही सिविल कपड़ों में ही थे और केस को पढ़ रहे थे। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। देवांश और अंबिका ने देखा तो एक लड़का घुंघराले बालों वाला, आंखों पर चश्मा लगाए और पीठ पर किट लादे खड़ा था। अंबिका उसे देखकर, भाई ये पुलिस स्टेशन है, कॉलेज नहीं, जहाँ मुंह उठाए और चले आए। उस लड़के ने अंबिका को घूरा, फिर आगे आकर अपना बैग टेबल पर रखा और फिर दोनों को सैल्यूट किया और बोला, मैं साइबर क्राइम यूनिट से आया हूँ। कमिश्नर सर ने मुझे आपके साथ आपकी हेल्प के लिए। वो लड़का बहुत ही गुस्से से अंबिका को देख रहा था तो देवांश से खींच कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या हेल्प करोगे तुम? अंबिका ने उन पर ध्यान न देकर आराम से बैठकर फाइल पढ़ना सही समझा। वो लड़का, जी वसीम खान। वो नाम बताने पर थोड़ा झिझक रहा था। ये बात देवांश ने नोट की। वसीम, सर ने मुझे कहा है कि जो जो लिंक आप लोगों को मिलेंगे उनकी लोकेशन, मोबाइल फ़ोन वगैरह ट्रैक करना है और कुछ अगर हैक करना हो तो वो भी, जैसा आप लोग कहेंगे। देवांश ने वसीम के बैठने का इशारा किया। रिलैक्स वसीम, तुम अब हमारी टीम में हो और ये जो जो आदमियों की इन्फो है इनके बारे में सब कुछ पता करो और इनके फ़ोन हैक करो। अंबिका फाइल देखते हुए ही, हाँ, और फ़ोन के साथ साथ इनकी सोशल मीडिया पर जो जो आईडी है वो भी, सब कुछ। अभी तक 3 बंदों का ही सही से पता चल पाया है तो इनको तो धरें। वसीम ने एक नज़र अंबिका को देखा जो अभी फाइल ही देख रही थी, फिर लैपटॉप पर लग गया। देवांश ने अंबिका को देखा, फिर गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला और राजन अंदर आया और अंबिका को सैल्यूट किया। फिर देवांश को देखा तो अंबिका बोल पड़ी, एसपी देवांश और ये है इंस्पेक्टर राजन मिश्रा, हमारे अंडर यही काम करेंगे। राजन ने देवांश को सैल्यूट किया तो देवांश ने सर हिला दिया। तभी राजन दरवाजे के आगे ही खड़ा था कि धड़ाम से दरवाजा खुला तो राजन आगे की ओर गिरने लगा पर वसीम ने पकड़ लिया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जिसे देख देवांश ने सर हिला दिया। उसने आकर देवांश को सैल्यूट किया और जैसे ही अंबिका को देखा तो मुंह खोले देखती ही रह गई। देवांश ने सर पीट लिया। देवांश खड़े होकर उस लड़की के पास आया और उसे हिलाया और बोला, मंदिरा प्लीज केस पर ध्यान देना। फिर अंबिका को देखकर बोला, ये इंस्पेक्टर मंदिरा है और मंदिरा बीच में ही, अंबिका मैम। हाय मैम, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। फैन नहीं, कूलर, एसी, जो भी बोल लो। आपके काम करने के स्टाइल को तो देखकर मज़ा ही आ जाता है। राजन मुंह खोले मंदिरा को ही देख रहा था तो अंबिका के सामने चपड़ चपड़ की जा रही थी और अंबिका सर पर हाथ रखे मंदिरा को देख रही थी, कभी उसके पीछे खड़े देवांश को। देवांश ने मंदिरा को चुप करवाया और बोला, बाद में अपना
अंबिका पुराण शुरू कर लेना, अब केस पर काम करना है। एक दूसरे से सब इंट्रो कर लो। और अंबिका बीच में ही, और हम आज ही एक को ख़त्म करेंगे। देवांश सर हिलाते हुए, हाँ। और वसीम, जल्दी से सारी इन्फो निकालो और बताओ। वसीम कुछ देर तक लैपटॉप में पूरा घुस गया। वहीं राजन अंबिका के पास और मंदिरा देवांश के पास जाकर बैठ गए और केस के बारे में जानकारी लेने लगे। कुछ देर बाद वसीम ने लैपटॉप उनके आगे कर दिया। वसीम चश्मा ठीक करते हुए, सर, ये पहले सस्पेक्ट यहाँ पुरानी दिल्ली में एक पुराने मकान में कुछ 1 महीने पहले आकर रह रहा है। इसने अपना नाम हेमंत बताया और इसके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट इसी नाम से है। मैंने रिकॉर्ड चेक किए पर सब कुछ 2 महीने पहले ही बनवाया है, तो ये सब सही नहीं है। और ये अकेला रहता है, ऊपर से हर किसी से ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। और इसकी नई दुकान है चाय की। अंबिका, कुछ और जो काम का हो वो बताओ। वसीम ने अंबिका को देखा, फिर बोला, ये हर देर रात को इंटरनेशनल कॉल करता है पर हैक नहीं हो पाती ये कॉल, और जगह भी स्वैप होती है। यह आतंकवादी ही है मैम, ये पक्का है, क्योंकि 2 महीने पहले का कोई इसका नाम पता नहीं था। और मैंने इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से फ़ोटो चेक किए पर कुछ हाथ नहीं लगा। देवांश कुछ सोचते हुए, हाथ लगेगा भी नहीं, पर इसकी फ़ोटो को इंटरनेशनल आतंकवादी जितने भी हैं उनसे स्कैन करो और फिर इसका लिंक भी पता करो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। वसीम ने सर हिलाया और लैपटॉप लिया। अंबिका, तो मिश्रा जी, तनिक पता लगाइए जाकर कैसी चाय बनाता है ये और कैसी दुकान है। राजन समझ गया और सिर हिलाकर जाने लगा तो देवांश बोला, मंदिरा भी जाएगी, जाओ तुम दोनों। और हाँ, ध्यान से। दोनों बाहर चले गए। अंबिका ने देवांश को घूरा और बोली, यकीन नहीं क्या राजन पर, जो अपने बंदे को साथे भेजा। देवांश ने हल्की सी स्माइल की और बोला, तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे एक टीम की तरह काम करना है तो साथ में रहना जरूरी है। रही बात मंदिरा के जाने की, तो वो इन कामों में एक्सपर्ट है, वो राजन की हेल्प ही करेगी, एक से भले तो सुना तो होगा ना। वसीम दोनों की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, ये लोग बात कर रहे थे या ताने दे रहे हैं या लड़ रहे हैं। वो फिर से काम में लग गया। अंबिका ने सर पकड़ा और धीरे से बोली, बस 1 कप चाय चाहिए अब तो। देवांश बाहर चला गया और कुछ देर बाद अंदर एक प्यून आकर चाय देकर चला गया। अंबिका को और वसीम को दोनों को ही चाय की याद आ रही थी। अंबिका ने वसीम के पास आकर बैठ गई और बोली, तुम लगते तो 21-22 साल के हो, यहाँ कैसे। वसीम अपना चश्मा ठीक करते हुए, मैं पहले से ही इन सब में बहुत तेज था और 1-2 बार पुलिस की मदद की, तो फिर कमिश्नर सर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए पूछा और फिर मैं 1 साल से यहीं हूँ। अंबिका आराम से, तो हमें देखकर गुस्सा क्यों आया तुम्हें। वसीम ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप पर लग गया। अंबिका खड़ी हुई और उसके बालों को बिखेर कर बोली, हमारा भाई भी तुम्हारा जैसे है बिल्कुल, बस चश्मा नहीं लगाता। फिर मुस्कुराकर चाय की चुस्की लेने लगी और वसीम हैरानी से उसे देखने लगा, फिर सर हिलाकर लैपटॉप में लग गया। देवांश दरवाजे पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था, फिर आकर वसीम के पास बैठ गया और अपनी कॉफ़ी पीने लगा, साथ में लैपटॉप पर उसके साथ कुछ डिस्कस करने लगा। अंबिका ने राजन को मैसेज किया, फिर आकर बाकी सस्पेक्ट को देखने लगी, फिर एकदम से बोली, मुझे कुछ काम है तो मैं होकर आती हूँ अभी। वो जल्दी से निकल गई। देवांश देखता रहा, फिर वो फाइल उठाकर देखी तो समझ गया और वसीम से बोला, वसीम, मेरा और अंबिका का फ़ोन भी ट्रैक करते रहना, मैं अभी आया। देवांश इतना बोलकर जल्दी से निकल गया। अंबिका बाहर निकलकर अपनी बाइक पर बैठी और चली गई। देवांश ने भी बाहर आते ही उसके पीछे अपनी बाइक लगा दी। देवांश का बुलेट साउंड प्रूफ था। उधर राजन मंदिरा के साथ उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक जगह खड़ा था। वो दोनों जब से आए थे चुप थे, तो मंदिरा से रहा नहीं गया, तो वो बोली, तुम कब से अंबिका मैम के साथ काम कर रही हो। राजन, 7-8 महीने हो ही गए हैं लगभग। मंदिरा खुशी से, वाह यार, कितना मज़ा आता होगा ना मैम के साथ काम करने का, पूरी फिल्म वाली फीलिंग आती होगी। राजन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, कभी हॉरर फिल्म की फीलिंग आती है तो कभी एक्शन। मंदिरा, मतलब। राजन, मार कुटाई पर एक्शन और उसके बाद उन लोगों का हालत देख हॉरर। मंदिरा ये सुन हंस पड़ी। राजन, आप भी सर साहब के साथ कितने ही वक्त से काम कर रही होंगी, तभी आपको भी ये केस के लिए बुलाया है। मंदिरा चाय की दुकान की ओर देखकर, हाँ, देव सर के साथ तो साल से ऊपर हो ही गया है, पर मज़ा आता है। सर तो कम मारपीट के ही बस अपने रौद्र रूप ही दिखा देते हैं।
सब बक देते हैं। राजन भी हल्का सा हंसा और आराम से अपनी ही भाषा में बोला, पर सर साहब लगते नहीं कि ऐसन है, बहुत ही ठंडे स्वभाव के लागत हैं। मंदिरा ने राजन को देखा, फिर बोली, यार मुझे भी ये लैंग्वेज सीखनी है, कितने कूल लगते हो तुम बोलते हुए। राजन, आप पहले ही हैं जिसने ये कहा, नहीं तो सब गंवार की समझे हैं बड़े शहरों में तो। मंदिरा, अरे ऐसे कैसे, इंस्पेक्टर हो तुम भी, कोई कुछ कहे तो मुंह नोच लेना। राजन ने सर हिलाया और सामने देखा तो एक आदमी दुकान से छुपते छुपाते निकल रहा था। वो बहुत ध्यान से आसपास देखता, फिर दुकान वाले का इशारा पाते ही निकल गया। राजन, मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम यहाँ नजर रखो। मंदिरा ने सर हिला दिया और राजन निकल गया। अंबिका एक मंदिर के सामने आकर रुकी और फिर आसपास देखने लगी। तभी उसके सामने किसी ने एक स्टॉल कर दिया तो अंबिका ने देखा कि देवांश खड़ा था। देवांश उसे लेने का इशारा करता हुआ, जल्दबाजी में अक्सर हम गलती कर देते हैं सर, और मुंह ढको अपना और चलो। इतना बोल वो आगे चला गया। अंबिका ने वो स्टॉल सर पर लिया और उसके पीछे चलने लगी। देवांश ने भी सर पर रुमाल बांध दिया था। दोनों मंदिर के अंदर गए और आसपास देखने लगे। देवांश की नजर सामने पड़ी तो वो धीरे से अंबिका से बोला, वो रहा। सामने पंडित जी सर को प्रसाद दे रहे थे। सब अंबिका सर हिलाते हुए, बहुत दिमाग लगाकर ये जगह चुनी है। देवांश आगे जाते हुए, दिमाग को कम गर्म रखना। अंबिका ने उसे घूरा और आगे चली गई। दोनों ने जाकर माथा टेका और फिर प्रसाद लेने लगे। देवांश पंडित जी से, पंडित जी, पहले वाले पंडित जी कहाँ हैं? वो हड़बड़ा गया और बोला, जी वो अपने गांव गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था। ओ, पर हमने एक पूजा करवानी थी, बात हुई थी उनसे, पर अब क्या करें? अंबिका, तो ये है ना, ये भी तो पंडित ही है, तो इनसे करवा लेते हैं पूजा, क्यों? देवांश, हाँ ये सही है, तो पंडित जी बात करें पूजा के बारे में। पंडित आसपास देखते हुए, हाँ तो शाम को बात करते हैं, मंदिर के पीछे घर है मेरा। अंबिका, तो अभी ही करते हैं बात। देवांश बीच में ही, जी ठीक है, हम शाम को बात करते हैं। देवांश अंबिका को खींच कर ले गया और कुछ दूर जाकर धीरे से उसके कान में बोला, कोई और भी साथ है उसके, तो कुछ देर नजर रखना। सही है। अंबिका ने देवांश को घूर कर देखा तो देवांश ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अंबिका उससे खींचकर, हाथ छोड़ो मेरा और दूर रहकर बात करो। देवांश ने उसे गुस्से से देखा और हाथ झटक दिया और बोला, कोई भी शौक नहीं है मुझे, और कंट्रोल करो खुद पर। दोनों मंदिर से निकलकर कुछ ही दूर तक चले। फिर जब लगा कि आसपास कम लोग हैं तो दोनों वहां से खिसक गए और एक ऐसी जगह पर जा बैठे जहां पर दोनों ही पंडित की हर गतिविधि देख सके। राजन उस आदमी का पीछा कर रहा था और उसे शक भी होने दिया। मंदिरा उस दुकान वाले पर नजर रख रही थी। शाम को देवांश अंबिका के साथ मंदिर में पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी दोनों को लेकर मंदिर के पीछे अपने घर लेकर गए और दोनों को अंदर ले जाकर के बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी, तो बताइए कौन सी पूजा करवानी है? देवांश उसे देखते हुए, वही पूजा जो सब सही कर दे, बाकी नाम तो आपको पता होगा ही, हमें कहाँ याद रहता है। पंडित हल्का सा हंसा और बोला, जी जी बताता हूँ बताता हूँ। पंडित उठा और फिर एकदम से बोला, मार दो दोनों को और यहीं गाड़ दो, जैसे पहले पंडित को ठिकाने लगाया है। कुछ आदमी अचानक से आकर दोनों को घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर अंबिका अपने सर पर उंगली फेरने लगी और देवांश ने अपनी घड़ी निकालकर जेब में रख ली। अंबिका ये देखकर, बिल्कुल ना बदला तू, ट्रेनिंग में भी यही करता था, या जब अचानक से फाइट होती तब भी घड़ी निकालता था? देवांश मुस्कुरा दिया और बोला, याद है तुम्हें? तो फिर वही सब हो जाए, देखते हैं कौन कितनों पर भारी पड़ता है। अंबिका ने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी लोग दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। पंडित चीखते हुए, जल्दी खत्म करो, बाहर इनकी माता रानी की भेंट लगाकर आया हूँ। पांचों आदमी उनकी ओर बढ़ने लगे। अंबिका और देवांश ने एक दूसरे को देखा, फिर उन लोगों को। मंदिरा राजन को फोन कर रही थी। शाम हो गई थी और उसका कुछ पता न था। तभी पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो मंदिरा पीछे देखकर हैरान रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।